हेलो, वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का एक नया अध्याय। हम लोगों ने अभी तक सॉलिड स्टेट में 2 एपिसोड देखा, ये तीसरा एपिसोड होगा सॉलिड स्टेट का। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कहानियां। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टल लैटिस। क्या है बच्चों? क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो हमने अभी तक देखा था क्या, सॉलिड को शुरू से शुरू करते हैं तो क्या सॉलिड के बारे में हमने क्या पढ़ा था? स्टेट ऑफ मैटर 3 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये 3 अलग अलग स्टेट के होने के क्या रीजन है? तो फिर हमने बात की थी 2 रीजन है। एक रीजन का नाम क्या था? थर्मल एनर्जी। दूसरे रीजन का था इलेक्ट्रो क्या था? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बताया था जितनी ज्यादा थर्मल एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही वो फ्रीली मूव करेगा तो पास पास नहीं आएगा, पास पास नहीं होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो गैस कहलाएगा। थर्मल एनर्जी थोड़ी कम कर दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ी कम होगी तो मॉलिक्यूल पास आएंगे तो दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लिक्विड कहलाएगा। और ज्यादा थर्मल एनर्जी कम कर दीजिए, बिल्कुल थर्मल एनर्जी कम कर दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल एकदम पास आ जाएंगे। और फिर 2 कंडीशन होगा उस मॉलिक्यूल के, जिस मॉलिक्यूल से वो बना है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से वो मैटर बना है उसके नेचर के आधार पर 2 भागों में वो बढ़ जाएगा। एक जिसकी फिक्स ज्योमेट्री हो जाएगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा। सर पास तो आ गया मगर फिक्स ज्योमेट्री नहीं होगी, एमोर्फस सॉलिड कहलाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसी पे बात की थी कि सर अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिना पर क्रिस्टलाइन सॉलिड के हमने टाइप बताए थे। जैसे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो कौन सा? आयन के बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्ड कहलाएगा या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बनाएगा, और सॉलिड आयनिक सॉलिड कहलाएगा। अगर नॉन मेटल्स है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, नॉन मेटल है तो उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? कोवैलेंट बॉन्ड वाला। अगर मेटल्स है तो मेटालिक बॉन्ड, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर हमने फर्दर मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था। क्या था सर? पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। यहां तक उम्मीद है कि आपने पूरे सीरीज को अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। चलिए एक नए अध्याय में, आज का अपना टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस। क्या बच्चों? क्रिस्टल लैटिस। देखिए क्रिस्टल लैटिस क्या है, हमने क्या बोला था? ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने बनाया। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या बोला था? इसकी एक फिक्स ज्योमेट्री हो जाएगी, प्रॉपर वे में आ जाएगा। तो देखो इन्होंने एक फिक्स ज्योमेट्री बना लिया। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में मिल करके क्या बना लिया? एक फिक्स ज्योमेट्री बना लिया। देखिए ना, फिक्स ज्योमेट्री बना लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिल करके फिक्स ज्योमेट्री बनाया, और यही फिक्स ज्योमेट्री को कहते हैं। और ये फिक्स ज्योमेट्री क्या है, कैसे है? देखो, ए रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन ए स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। क्या कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने? क्या कर लिया? 3D अरेंजमेंट किया, पॉइंट्स को मिला करके एक प्रॉपर अरेंजमेंट बना लिया। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। पहले क्या पढ़ा आपने कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक तो टेम्परेचर कम हुआ, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो एक फिक्स पोजीशन को क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर लिया। ऑक्यूपाई करने के बाद एक प्रॉपर ज्योमेट्री बनाएगा। कैसे प्रॉपर ज्योमेट्री बनाएगा? कि सर वो जो मॉलिक्यूल है वो एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट बना लिया मिल के इन स्पेस। इसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। होप सो आपको क्रिस्टल लैटिस समझ में आया। क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिल करके क्या बना लिया? 3D अरेंजमेंट बनाया। कैसा अरेंजमेंट है? रेगुलर अरेंजमेंट है। आपने देखा था जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा रहे थे, वहां पर बोले थे कि वहां पर कैसा अरेंजमेंट होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है।
इसी को क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस समझ में आया होगा। एनसीईआरटी ने क्रिस्टल लैटिस के बारे में कुछ पॉइंट लिखा है, आप भी देखिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ईच पॉइंट्स इन ए क्रिस्टल लैटिस रिस्पेक्ट्स वन constituent particle which may be an atom, molecule और ion। हमने अभी बताया कि ईच पॉइंट को क्या माना है, आपका जो सारा को पॉइंट लिए वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। और पहले भी बात कर चुके हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो एटम हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, आयन। ईच पॉइंट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जितने हैं उसको पॉइंट के तौर पे लिया गया है, माना गया, और उसको क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। क्लियर है। लैटिस पॉइंट आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन। देखिए ना, लैटिस पॉइंट को कैसे हमने ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन से। लैटिस पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया। नहीं दिख रहा है, विजिबल नहीं है कलर, तो देखो दूसरा कलर। लैटिस पॉइंट को कैसे हमने किया ज्वाइन, स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन से। सारे लैटिस पॉइंट को कैसे ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Each point of lattice is called lattice point. Lattice points are joined by a straight line to bring out the geometry of lattice. इसी को जब आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया तो एक किसका फॉर्मेशन हो गया, लैटिस का निर्माण हो गया। Bring out a geometry of lattice। किसका, इस लैटिस का पूरा ज्वाइन बन गया। चलिए क्या समझ में आई इतनी देर में बात सर, कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है 3D अरेंजमेंट कर लेगा, एक दूसरे से मिल करके एक फिक्स ज्योमेट्री बना लेगा, जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। चलिए सुनिए अब, ये जो क्रिस्टल लैटिस का निर्माण हुआ तो इसमें देखो एक तरह की ज्योमेट्री बार बार रिपीट हो रही है। इस क्रिस्टल लैटिस में क्या हो रही है बच्चों, एक तरह की ज्योमेट्री बार बार रिपीट हो रही है। तो आप मेरी भाषा में इसको सीखिए। पूरी दीवार क्या हो गई आपकी, क्रिस्टल लैटिस। और इसमें किसको रिपीट करके पूरी दीवार बनाते हैं, ब्रिक्स को। पूरी वाल किसको रिपीट करके बनाते हैं, ब्रिक्स को। दीवार किसको रिपीट करके बनाते हैं, ईंट को। तो जो ईंट हो गया ना आपका, जो बेसिक हुआ उसी को बार बार, वही तो एक फिक्स ज्योमेट्री होती है ईंट की, उसी को बार बार रिपीट कर करके क्या बना लेते हो आप, दीवार बना लेते हो। और दीवार को हमने क्या बनाया, क्रिस्टल लैटिस। तो जो ईंट हुआ ना वही क्या हो गया, यूनिट ऑफ शेल। किसी भी शेल की क्या हो गई, यूनिट, यूनिट सेल। क्रिस्टल भी किसी भी क्रिस्टल लैटिस की क्या हो गई, यूनिट। थोड़ा सा आवाज, चलो रिदम में आते आते थोड़ा सा टाइम लग गया था। हाँ, किसी भी क्रिस्टल की क्या हो गई, यूनिट, और उसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। आपको भी पता है ना, हम इंसान किससे बने होते हैं, सेल से। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन और यूनिट ऑफ लाइफ, ह्यूमन बीइंग। तो बार बार एक ही तरह का सेल रिपीट होकर के क्या बना लेता है, टिश्यू का निर्माण बना लेता है। और टिश्यू यहाँ पे क्या हो गया, अगर बायोलॉजी वाले बच्चे हो तो सर क्रिस्टल लैटिस। तो फिर से अगर मैथ वाले हो तो पूरी दीवार क्या हो गया आपकी, क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस के जिस बेसिक यूनिट से बना है, जिस यूनिट से बना वो क्या है, ब्रिक्स। और यहाँ पर क्या होगा, यूनिट सेल कहने। समझ में आया। डिफिनेशन याद करना जरूरी है दोनों का। बोर्ड्स में कई बार हूबहू डिफिनेशन पूछ दिया है। वैसे हम लास्ट करेंगे तो आपको बता देंगे कि कौन सी पॉइंट खाली समझना है और कौन सा पॉइंट अच्छे से मगअप होना चाहिए। क्योंकि बिहार बोर्ड वाले बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी तो यही है, सर इंग्लिश समझ में तो आती है मगर बोलने और लिखने में दिक्कत होती है। तो हम आपकी इस दिक्कत को समझते हैं अच्छी तरह से। हम आपके बोर्ड के हर जो भी आपकी परेशानी कठिनाई है उससे अच्छे से अवगत है। तो हम आपके ये भी प्रॉब्लम को साथ में लेते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए तो हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। पहले वाला आपने शायद थोड़ा देख लिया होगा, ये ठीक है। अगर थोड़ा भी छूट गया होगा तो मैं ले लेंगे आप। ये वाला भी ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है सर, ये दिख रहा है। चलिए यूनिट सेल हो गया आपका। और इस यूनिट सेल कई तरह के हो सकते हैं, उसमें हमने अभी एक यूनिट सेल ले लिया, किसका, क्यूब वाला। चलिए इसको भी आपको नहीं समझ में आया तो ठीक है, यूनिट सेल हमने ले लिया। ये जो यूनिट सेल है उसके देखने के 6 बिंदु हैं। देयर आर 6 पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल।
कितने 6। पहला क्या हो जाएगा एज लेंथ, क्या हो गया एज लेंथ, ये हो गया ना एक, ये क्या हो गया, पहला क्या हो गया एज लेंथ, चलिए हो गया एज लेंथ एक। दूसरा एज लेंथ क्या होगा ये, और तीसरा क्या हो गया ये। किसी को क्या मान लीजिए लेंथ, किसी को मान लीजिए ब्रेथ, किसी को मान लीजिए हाइट। ठीक है, क्या क्या हुआ बच्चों, ये और ये और ये 3 मान लिया आपने। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे करें ये और ये, यही चीज को हमने बाहर निकाल लिया, तो ये हो गया। इसकी विजिबिलिटी तो ये अच्छी आनी चाहिए, इसलिए मैं इसको येलो से कर देता हूं। ठीक है, इस एज लेंथ का नाम अगर आप ए दे देते हो तो ये क्या हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा सी। ठीक, ए बी सी। नेक्स्ट एक्सियल एंगल, जैसे मैं याद करवाता हूं वैसे ही याद करना। ये जो ए है, ए के सामने क्या है अल्फा। इस एक्सियल एंगल का नाम क्या हो जाएगा अल्फा। ये जो बी है, बी के सामने बीटा नाम याद कर ले। और ये जो सी है, सी के सामने गामा। बच्चों फिर से रिपीट करते, ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने गामा। क्लियर, अल्फा बीटा गामा। ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने गामा। नहीं समझ में आया? एक और तरीका, कभी कभी आप इससे कंफ्यूज कर जाते हो, तो एक और तरीका सुनो, एक और तरीका समझो। ये जो ए है, ये जो ए और सी है, ए और सी है, क्या नहीं है सी के बीच में बी फॉर बीटा। फिर से, ये जो ए और सी के बीच का आपको एंगल बताना है, इसका नाम क्या है ए और सी। ए और सी में क्या नहीं है बी, तो बी के बदले बीटा। ये जो ए है और बी है, ये ए है और बी है, क्या नहीं है ए बी है, तो सी नहीं है, सी के लिए गामा। ये जो बी है और सी है, इस दोनों के बीच में, बी और सी के बीच में क्या नहीं, ए फॉर अल्फा। दोनों मेथड याद रहेगा, नहीं तो पीछे कीजिए। पहले क्या बताया, ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा, सी के सामने गामा, एक तरीका। अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो अल्फा बीटा गामा बताने में, तो आप क्या कर दोगे, आप ले लो इसको ए और बी, ए बी के बीच में क्या नहीं है सी, तो गामा। ए और सी के बीच में क्या नहीं है बी, तो बीटा। और बी और सी के बीच में क्या नहीं है ए, तो अल्फा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो ज्योमेट्री बना लेता है, और उसी ज्योमेट्री को क्या, और ज्योमेट्री एक नहीं अनेक बनेंगे, अनगिनत रेगुलर अरेंजमेंट है क्रिस्टल लैटिस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो उसको क्या बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। और उसमें जो उसकी बेसिक यूनिट होगी, जो बार बार रिपीट होगी, उसको क्या बोलेंगे यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल को देखने के कितने पैरामीटर हैं, कितने तरह का वो यूनिट सेल या क्रिस्टल बनेगा, तो 6 पैरामीटर है। पहला क्या है, वो एज लेंथ है ना, 3D स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट होगा। दूसरा है एक्सियल एंगल, तीनों के लिए एंगल होगा, तो ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने गामा। ठीक है, अब क्या करना है, हम यूनिट सेल देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो सर इन्हीं यूनिट सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रीमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रीमिटिव। प्रीमिटिव को आप बाद में जब यूज कीजिएगा तो इसका दूसरा नाम सिंपल भी आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। नॉन प्रीमिटिव को क्या बोलते हैं, सेंटर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर्ड। तो प्रीमिटिव क्या है, जहां एटम्स सिर्फ, अभी हमने बनाया ना एक क्यूब के शक्ल का, ये बनाया ना क्यूब के शक्ल का, हो गया। तो ये किससे मिलकर के, कौन से एटम सिर्फ कहां हो, ओनली एट कॉर्नर, सिर्फ एटम कहां हो, कॉर्नर पे मौजूद हो। इसके अलावा कॉर्नर के अलावा और कहीं मौजूद नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, प्रीमिटिव या सिंपल। क्लियर है बच्चों। दूसरा है नॉन प्रीमिटिव। नॉन प्रीमिटिव क्या है, कॉर्नर पे तो मौजूद है ही, इसके अलावा और भी जगह पे मौजूद हो, इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर एज वेल एज सम अदर पोजीशन, आल्सो कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल। सर इसके डेफिनेशन याद करना है, बिल्कुल नहीं, समझ लेने अच्छे से।
प्रिमिटिव का मतलब क्या है? ओनली एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कर्नल। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होगा? एटम्स आर प्रेजेंट ऑन कॉर्नर एज वेल एज अदर साइड, अदर पोजीशन ऑफ यूनिट सेल। देखो कैसे, देखो कैसे। तो सबसे पहले हमने सिंपल बनाया है, इसको गौर से समझिए। ये पूरा चैप्टर अजम्पशन बेस्ड है। कैसा चैप्टर है? अजम्पशन बेस्ड है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया बच्चों? प्रिमिटिव बनाया है। क्या प्रिमिटिव यूनिट सेल? तो देखो हम 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट कर लेते हैं। नीचे 4 बॉल दिख रहा होगा 3D स्ट्रक्चर में, 4 बॉल यहां नीचे क्या दिख रहा होगा? 4 बॉल दिख रहा है, 4 बॉल दिख रहा है, 2 यहां, तो यहां नीचे हो गया 4। फिर उसके जस्ट ऊपर 4 रख दो। देखो 4 नीचे है, 1 दिख नहीं रहा, 1 2 इसके पीछे, कलर चेंज है ना, 1 और 2 इसके पीछे 1 और इसके पीछे 1 हो जाएगा 4, और 4 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 4। अब इसको कट कर दीजिए, अब इसको कट कीजिए, कट कीजिए फिक्स ज्योमेट्री बनाने के लिए सेंटर से। इधर बीच से कट कर दीजिए। कहां से कट कीजिए? ऐसे कट कीजिए, फिर कट कीजिए कैसे? ऐसे कट कीजिए, और कट कीजिए कैसे? ऐसे। फिर ऊपर वाली लाइन को नीचे से मिला के कट कीजिए, ऊपर वाली लाइन इस सेंटर से इस सेंटर में कट कीजिए, फिर ऐसे कट कर दीजिए, फिर ऐसे कीजिए। चाकू लेकर आप जारी रहिए, कट कर दीजिए। ये कट करने का मतलब अभी तो हमने पढ़ा था ना, कैरेक्टरिस्टिक यूनिट सेल को क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। देखो बन गया, बन गया यूनिट सेल, यही तो बन गया, ये क्यूबिकल यूनिट सेल बना दिया। अब यहां पर समझने के लिए ये प्रॉपर स्फेरिकल मान लेते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है स्फेरिकल है, इसको न लेकर के इसको छोटा छोटा बना करके यहां पर दिखाते हैं। समझ में आ रहा है? पूरा स्फेरिकल से हमको सही आइडिया नहीं मिल पाएगा, तो उसी स्फेरिकल को छोटा मान लेते हैं। मगर एक्चुअल में ये है कि आपके दिमाग में कैसा चलना चाहिए? सर एक एटम यहां, एक एटम यहां, एक एटम यहां और एक एटम यहां। फिर इसको थोड़ा हमने लंबा खींच गया है, इसको यहां इससे इससे और इसको मिला लीजिए, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो नीचे, और एक नीचे वाला इसको इससे, तो नीचे 4 और ऊपर 4, और सारे सेंटर से एक दूसरे से मिला दीजिएगा तो हमें क्या मिलेगा? प्रिमिटिव यूनिट सेल। और प्रिमिटिव यूनिट सेल का दूसरा नाम क्या है? सिंपल यूनिट सेल। क्या मिल गया? प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल, जहां एटम्स कहां प्रेजेंट होंगे? ओनली एट कॉर्नर। क्लियर है? हम इस सब का एप्लीकेशन करेंगे कि एक एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर एटम ऑफ क्या होगा। ये बात की चीज है, पहले अज्यूम करना सीखो कि प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे बनता है। चलेगा? चलिए, तो देखो हमने क्या किया, पहले ये देखा 4 बॉल, अब देखो ये कट कर दिया, कट करके एक्चुअल जो फिगर बनाया ऐसे बनाया। आपके पास एनसीईआरटी है तो ये थोड़ा सा हम लोग तो एनसीईआरटी से इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए कोशिश करते हैं, और वो थोड़ा ब्लरी हो गया है बड़ा करने के चक्कर में। आप अपनी स्क्रीनशॉट सॉरी एनसीईआरटी खोलो, आपको दिख जाएगा। तो देखो एक एटम का कॉर्नर नहीं आया, ये कॉर्नर आया, कॉर्नर आया, तो देखो एटम्स कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर से, और हर कॉर्नर के सेंटर से क्या कर देंगे? स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा ये मतलब नहीं। प्रिमिटिव में एटम कहां प्रेजेंट रहेंगे? सिर्फ कॉर्नर पे। चलिए दूसरा क्या होगा? सेंटर्ड। नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में पहला क्या होगा? बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर क्या है कि देखो किसी भी प्रकार का यूनिट सेल हो, कॉर्नर पे तो एटम फिक्स है, कॉर्नर के अलावा इसके बॉडी के बीच में क्या किए? 4 लड्डू नीचे रख लिए, इसके लड्डू के चारों लड्डू के बीच में जो का जगह बनी, एक लड्डू उस बीच में, फिर उसके ऊपर 4 लड्डू, तो चला गया ना एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक एटम कहां चला गया? बीच में।
बीच में गया, सेंटर में गया, इसलिए क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर है? देखिए चारों तरफ कॉर्नर कॉर्नर से मिला दिए, बीच वाला एक तो बीच में होगा, बीच वाला कहां चला गया? बीच में। ये आपको उम्मीद है कि ये फोटो, ये फिगर समझ में आ रहा हो। कई बार हम लोग एनसीईआरटी को इग्नोर करके खुद से बिना, चूंकि ऐसा 3D स्ट्रक्चर बनाना इतना आसान काम है नहीं पीपीटी पे भी हम लोग के लिए, तो एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। एनसीईआरटी बहुत अच्छी अच्छी कुछ चीजें लिखा है बेटा, आप एनसीईआरटी को खोल लो। ये फिगर एनसीईआरटी से उठाया गया है, समझ में आएगा? बॉडी सेंटर पे कहां होगा? कॉर्नर पे तो होगा, साथ ही साथ एक बीच में भी होगा। चलिए नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड। नेक्स्ट क्या? फेस सेंटर। तो देखो इसको हम मान लेते हैं क्यूब। इसको क्या मान लेते हैं? क्यूब। तो कॉर्नर पे तो है ही, कॉर्नर पे तो है ही, कॉर्नर पे तो है ही। चलो सारे बच्चे बताना कितने कॉर्नर है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना। मैं बता नहीं रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाकर के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप कीजिएगा कि सर कितने कॉर्नर है। ठीक है, फिर से क्या मान लो? फेस। फेस क्या? ये ऊपरी भाग, ये ऊपरी भाग, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस और ये फेस। कितने हुए मुझे मालूम नहीं है, आप जाकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने फेसेस हैं। क्या है आपका होमवर्क कि आप जैसे ही देख रहे हो वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने कॉर्नर हुए, कि क्यूब को ले लो और कितने कॉर्नर हुए और कितने फेस हुए। ये क्या हो गया? देखो एक कॉर्नर एक कॉर्नर एक कॉर्नर से मिला करके ये तो बन गया एरिया, एरिया बना ना। तो ये क्या होगा? फेस। ये क्या होगा? फेस। ऐसे ऐसे किसी भी क्यूब में कितने फेस है? तो देखो एटम को कहां रखा, यहां से क्लियर होगा। कॉर्नर पे तो रखा ही रखा और साथ में हर फेस पर भी रखा। अब क्या होगा कि अब क्या होगा? इसको ऐसा समझो, इसको पीछे ले जाते हैं। हाँ, ये 4 लड्डू ले लिया हमने, 4 4 है ना, 2 2 2 2 2 4 ले लिया। 4 के बीच में भी एक रखा, 4 के बीच में भी एक रखा। फिर इधर का 2 है, ऐसे कि नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस तरफ वाला, यहां पर भी बीच में एक रखा। फिर ऊपर में इस तरह वाला 4, 4 के बीच में भी एक रखा। फिर इधर वाला 4 है, 8 ही। देखो कैसे घूम घूम के बोल रहे हैं, एक ही क्या जगह यूज हो रहा है। इधर के बीच, इसके बीच में भी एक, सामने से इधर से देखिएगा तो कितना से 2 2 2 4, इसके बीच में भी एक। तो हर फेस पे में भी रखेंगे तो क्या होगा? हर फेस पर भी रखेंगे, फेस पर भी, हर फेस पर भी। देखो ना, हर फेस पर भी रखा तो इसको बोला फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। लास्ट में क्या? इन सेंटर। एनसीईआरटी ने इसका डायग्राम नहीं बनाया, हम बना देते, बड़ा आसान सा। अच्छा सर आप क्यूब को ही बार बार क्यों ले रहे हो? सिर्फ क्यूब ही, एक ही तरह का यूनिट सेल मिलेगा, क्यूबिक ही क्या? सर नहीं, कितने तरह के मिलेंगे वो तो बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं। मगर जो डिटेल में अपने सिलेबस में पढ़ना है ना, अपने इंटरमीडिएट 12th साइंस के डिटेल में जो पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है? सिर्फ क्यूब के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। इसलिए मैं बार बार आपको क्यूब का तस्करा कर रहा हूं। बात समझ में आया? क्या सर क्रिस्टल जो बनेगा, यूनिट सेल जो बनेगा, सिर्फ क्यूबिक ही बनेगा? आंसर है नहीं। कितना बनेगा आगे चल के देखेंगे। मगर सर बार बार चर्चा क्यूब की क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि हमारे डिटेलिंग में जो पढ़नी है वो क्यूब ही पढ़नी है। इन सेंटर में क्या होगा? तो एटम्स तो कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, सारे कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। साथ में जो एटम्स है वो कॉर्नर के अलावा इंड सेंटर, मतलब किसी एनी अपोजिट साइड, इंड सेंटर मानो एनी अपोजिट टू फेसेस लिखा हुआ, तो किसी भी दो फेसेस, वही एनी अपोजिट साइड और एनी अपोजिट फेसेस। तो एटम्स यहां प्रेजेंट होगा, एक इंड सेंटर में, इस फेस के ऊपर 4 के बीच में, और दूसरा नीचे। फेस सेंटर और इंड सेंटर में क्या फर्क है? फेस सेंटर में हर फेस पर प्रेजेंट होगा और इंड सेंटर में एनी अपोजिट टू फेसेस पर प्रेजेंट होगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? चलिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा?
अभी तक हमने पढ़ा बच्चों, एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम। अभी तक हमने पढ़ा यूनिट सेल। यूनिट सेल में क्या पढ़ा? यूनिट सेल से पहले पढ़ा क्या? आज की क्लास की शुरुआत हुई क्रिस्टल लैटिस से। क्रिस्टल लैटिस क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, हम बार बार बोलते आ रहे हैं, फिक्स ज्योमेट्री बना लेती है। इसी जो ज्योमेट्री का निर्माण हो जाएगा पूरी तरह से, तो क्या बना लेगा? क्रिस्टल लैटिस। क्योंकि ये जो यूनिट सेल है उसमें मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन में मिलकर के एक फिक्स 3D ज्योमेट्री बना लेता है, एक 3D अरेंजमेंट कर लेता है। इसी को क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस। अरेंजमेंट अलग अलग होगा क्या? नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट कैसा होगा बच्चों? पूरी तरह से, अगर एक का जो अरेंजमेंट होगा वही सबका अरेंजमेंट होगा। रेगुलर अरेंजमेंट हमने पढ़ा है, तो इस एक के अरेंजमेंट को यूनिट सेल मान लेंगे। अरेंजमेंट को एक तरह का अरेंजमेंट वही रिपीटेड होगा क्रिस्टल लैटिस में, यूनिट सेल मान लेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने तरह के होंगे? दो तरह के, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब प्रिमिटिव मतलब सिंपल, सिंपल का मतलब एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होगा? नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होगा? एटम्स आर प्रेजेंट कॉर्नर एंड ऑल्सो कहां पर सर? अगर बीच में प्रेजेंट होगा तो बॉडी सेंटर्ड, सारे फेसेस पे प्रेजेंट होगा तो फेस सेंटर्ड, और एनी अपोजिट टू फेस पे प्रेजेंट होगा तो एंड सेंटर्ड। चलिए ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं फ्रेम से निकल जा रहा हूं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए, ले लिए, चल ले लिए, ले लिए, चलो आ जाते, क्यों कुछ छूटे ना तुम्हारा। अब मैं एकदम कोने में रह करके इस पर बात करूं, समझो। ये जो अरेंजमेंट हुआ, कौन कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से मिलकर के 3D जो अरेंजमेंट किए वो टोटल 7 टाइप के होंगे, डिपेंडिंग ऑन द एजेस ऑफ इंटरफेशियल एंगल एंड देयर एग्जिस्ट 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम का बनाएंगे? 7 टाइप। And depending on the type of unit cell along with crystal system, there exist 14 type of lattice which are known as Bravais lattice. क्रिस्टल सिस्टम पे पहले ध्यान रखिए 7 टाइप का होगा। सर किस तरह से? सर हमने अभी देखा क्या, एक क्रिस्टल सिस्टम बनाया क्यूब। एक क्रिस्टल सिस्टम क्या बनाया बच्चों? क्यूब। ये क्यूब में क्या है? ये क्यूब में क्या सबको पता है कि ये जो एज लेंथ है हमने बनाया, ये कितने हैं इसके? पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे पीछे। हाँ, किसी भी यूनिट सेल को कैसे देखिएगा? एज लेंथ ए बी सी। तो क्यूब में क्या होगा? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। सारे एज लेंथ बराबर होते हैं, ठीक है? क्या हर जगह बताएंगे सारे क्रिस्टल सिस्टम में सारे एज लेंथ बराबर होंगे? आंसर है कभी हाँ और कभी ना। देखेंगे किस किस तरह से सॉरी, देखेंगे वो किस किस तरह से वैरी करते हैं, ठीक है? सही, ठीक है। साथ में एक्सियल एंगल्स भी है। साथ में एक्सियल एंगल्स भी है। क्या है एक्सियल एंगल्स बेटा? अल्फा, बीटा, गामा। साथ में एक्सियल एंगल्स कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। चलिए अल्फा, बीटा और गामा क्या है? सर अल्फा, बीटा, गामा इसका एक्सियल एंगल्स है। ये भी वैरी करेगा,
ये एंगल्स भी वैरी करेंगे, कभी कभी सेम सेम रहेंगे और वैरी करेंगे। तो इसी एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के आधार पे, इनके वेरिएशन के आधार पे हम लोग कितने टाइप में बांटेंगे? 7 टाइप में। कितने टाइप में? 7 टाइप में। ठीक है, क्या है? तो सर याद कर लीजिए, CTORHMT। जल्दी से दोहराइए तो बच्चों, CTOTHMT, CTOTHMT, CTOT। OT इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो R है इसलिए बोल जा रहा है, ये T भी होता है, इसका 2 नाम होता है, CTORHMT या CTOTHMT। C फॉर क्यूबिक, T फॉर ट्राइगोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बोइडल, S फॉर एक्साइहेड्रल और फिर से C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल और यहां पर जो T है, यहां पर T का मतलब होगा ट्राइगोनल। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R फॉर रोम्बोहाइड्रल, या दूसरा नाम है इसका ट्राइगोनल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक और T फॉर ट्राइक्लिनिक। ये तय है कि 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में हर साल यहां से आता ही आता है, ये तय है। ठीक है, हम यहीं पे याद करा देते हैं। याद कर लिए, CTOTHMT, CTORHMT, CTOTHMT, CTORHMT अलग अलग है सर, T और R एक ही बतिया है। ठीक, या ट्राइगोनल बोलो या रोम्बोहेड्रल बोलो। क्लियर हो गया? सुनो, C पहले CTO, CTO, C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल और CTO, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक। CTO 3 याद हो गया, CTO क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, याद कर दीजिए। यहां क्या हो जाएगा? एज लेंथ जो है, ध्यान सुनिएगा, A = B = C। फिर क्या होगा? A = B नॉट इक्वल टू C। आप यहां देखते चलिए मेरे साथ, यहां मेरे साथ देखते चलिए, आप वहां ध्यान रखिएगा दोनों जगह। A = B = C, A = B नॉट इक्वल टू C, आखिरी से नॉट होगा। ठीक है, लास्ट में क्या होगा? A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। क्लियर है? बड़ा सिंपल से, A = B = C, A = B नॉट इक्वल टू C, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। मजेदार बात, इन तीनों में अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, अल्फा = बीटा = गामा = अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। हमने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए भेजा है, हमसे अच्छा बना हुआ आपके एनसीईआरटी में ये टेबल बना हुआ है। आप प्लीज एनसीईआरटी का वो टेबल खोल लीजिए, इससे कहीं अच्छा वो बना हुआ है। क्लियर है? क्या किस किस का लफड़ा खत्म हो गया? CTO खत्म हो गया, CTO का लफड़ा खत्म हो गया। क्या हो गया? एज लेंथ A = B = C, A = B नॉट इक्वल टू C, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। तीनों के केस में अल्फा = बीटा = गामा 90 डिग्री, अल्फा = बीटा = गामा 90 डिग्री, अल्फा = बीटा = गामा 90 डिग्री। CTO हो गया। HMT अब क्या लेंगे? CTO, CTOR, OR, CTOR या CTOT, RHMT, तीनों को ले लेते हैं। RHMT, RHMT। अब पूरा को ऊपर से नीचे एज लेंथ पर ध्यान दीजिएगा। हम सातों को एक बार करते हैं, अलग अलग मजा नहीं आ रहा, सातों को एक बार करते हैं, ध्यान दीजिए। पहले के केस में क्यों बोले ये ट्रिक याद करने के लिए कि एनसीईआरटी में ऐसे अरेंजमेंट नहीं है, फिर वहां आपको याद करना बहुत परेशानी हो जाएगा और ये तय है कि हर साल बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। तो देखो ध्यान से सुनो, पहले केस में रख लिए CTORHMT, CTORHMT। तो एज लेंथ देखो, A = B = C, A = B नॉट इक्वल टू C, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। चौथे में A = B = C, पांचवे में A = B नॉट इक्वल टू C, छठे में A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, सातवें में A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार,
पैटर्न देखना, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। देखो ना बड़ा अच्छा पैटर्न यहां तो हो गया, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो गया। फिर से रिपीट, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब दो बार दोबारा a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। क्लियर है? a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। फिर से रिपीट, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, a नॉट बी इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। याद हो गया? चलिए इंटरफेशियल एंगल या एक्सियल एंगल, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री। तीन तो फिक्स है। चौथा में अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा कितना डिग्री? अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री और गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसको सुधार दीजिए, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से उल्टा में वेरिएशन, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री और गामा कितना है 120 डिग्री। गामा कितना है 120 डिग्री। यहां पर बस दो बात को आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, इनफैक्ट तीन को, तो आपका कुछ भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यह अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री और गामा को निकाल दीजिए 120 डिग्री। यह अल्फा इक्वल टू गामा 90 डिग्री, यह अल्फा इक्वल टू गामा 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। लास्ट वाला मोस्ट अनसाइमेट्रिकल है, मतलब लास्ट वाले में कुछ भी बराबर नहीं है ट्राइकेनिलिक में। क्यूबिकल मोस्ट साइमेट्रिकल है। सर ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मोस्ट साइमेट्रिकल है कौन है? क्यूबिक। a इक्वल टू b इक्वल टू c, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। और ट्राइक्लिनिक क्या है? a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा 90 डिग्री। हमने आपको ये पूरा बात याद करा दिया है। पहले तो क्वेश्चन यहीं से आता था, मगर एक नया ट्रेंड बना है पिछले 2 सालों से। सर क्या सर क्यूबिक जो है क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कितने प्रकार का यूनिट सेल? सर 3 प्रकार। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। हमारे पास जगह नहीं था एनसीईआरटी में, तीनों का नाम लिखा है। क्या क्या पहले सर क्यूबिक में क्या क्या होगा? एक होगा सिंपल, दूसरा होगा बॉडी सेंटर और तीसरा होगा फेस सेंटर। सिंपल, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। टेट्रागोनल क्या है? टेट्रागोनल में क्या होगा सर? क्या होगा? सिंपल या प्रिमिटिव और दूसरा क्या होगा? बॉडी सेंटर। सिंपल या प्रिमिटिव या दूसरा क्या हो जाएगा? बॉडी सेंटर। सर रोम्बोहेड्रल में 4, कौन सा? सिंपल या प्रिमिटिव या बॉडी सेंटर या फेस सेंटर या फिर इंड सेंटर। 4 क्या हो जाएगा? 4। चलिए, अरे कहां लिख दिए? ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, मिटाने दीजिए। 4 कहां जाएगा बच्चों? यहां वही तो क्या है, नेक्स्ट में कैसे गड़बड़ आ गया? हाँ, कौन सा? सिंपल या फिर प्रिमिटिव। सिंपल या प्रिमिटिव दोनों इसी का नाम है। दूसरा बॉडी सेंटर, तीसरा फेस सेंटर और इंड सेंटर। हमने आपको सब कुछ बता दिया है। हेक्सागोनल में क्या होगा? सिर्फ एक, और एक होगा तो कौन सा? आप खुद बताओ। एक होगा तो कौन सा होगा? प्रिमिटिव। एक होगा तो कौन सा होगा? प्रिमिटिव। चलिए, और यहां पर रोम्बोहेड्रल में भी एक, और एक होगा तो प्रिमिटिव। क्या चल रहा है मेरे साथ? फिर से हमने तीनों को नीचे ही लिख दिया है। अरे भाई स्पेस ज्यादा नहीं क्या वैसे? चलो चलो, सॉरी, ये क्या कर रहा हूं मैं? चलो, आप इतने अक्लमंद हो, आप इतना सा कुछ क्षमा याचना कर सकते हो। कौन सा? सिंपल या फिर? और फिर से वही कर रहा हूं मैं। क्या हो रहा भाई? सिंपल, प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और इंड सेंटर। चलिए, रोम्बोहेड्रल में प्रिमिटिव और इसमें भी प्रिमिटिव। इसमें कितने हो गए? मोनोक्लिनिक में 2 और 2 होंगे तो कौन होंगे? प्रिमिटिव होंगे और इंड सेंटर होंगे। एनसीईआरटी से मिलाते चलिएगा। और लास्ट में कितने होंगे? ट्राइकिनिलिक में भी प्रिमिटिव होगा। अकेला, अब ट्रिक है, अकेला है तो प्रिमिटिव, अकेला है तो प्रिमिटिव। अकेले वाले कितने हैं? 3 तो अकेले वाले हो गए।
चार है तो चारों का चारों, बाकी आप अक्लमंद है, इतना तो कर ही सकते हो। थोड़ा ध्यान कभी भी लगाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ाओ, मोबाइल थोड़ा छोड़ो तो हो जाएगा, हो जाएगा। Depending on ages and interfacial angle exist of 7 type of crystal system depending on the types of unit cell। क्या कह रहा है कि क्रिस्टल सिस्टम 7 है और टोटल यूनिट सेल कितना है सर? टोटल यूनिट सेल सबको मिला लीजिएगा। और अरे ये क्या हो रहा है? हाँ थोड़ा सा एरर आ रहा बच्चों, है ना? तो कर लीजिए, 7 टोटल है। एक बार और देखो, हाँ टोटल कितने हो गए क्रिस्टल सिस्टम? 7। और 7 में जो है ना ये कितना हो गया? 3 2 5 4 9 1 10 11 11 13 और 14, टोटल कितने हो गए? 14। 14 क्या हो गए तुम्हारे? ब्रेवियस लैटिस कहते हैं इसको। तो यूनिट क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप के और यूनिट सेल कितने टाइप के? 14 टाइप के, जिसको ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। आज की पूरी क्लास में समझो याद करने की कोई बात नहीं थी, सिर्फ समझने वाली बात थी, और वो ही समझने वाली बात बहुत जरूरी होती है। क्रिस्टल लैटिस क्या है सर? हमने इससे पहले क्या पढ़ा है? इससे पहले क्या पढ़ा है क्रिस्टल लैटिस में? कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो फिक्स ज्योमेट्री ऑक्युपाई करेगा। कैसे ऑक्युपाई करेगा? तो प्रॉपर एक दूसरे के बीच में ज्योमेट्री बना करके, और वो ज्योमेट्री कैसी होंगी? रिपीटेटिव होंगी, ऑर्डर्ड फॉर्म में होंगी, इन रेंज होंगी, इसी को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। और इसमें से एक ज्योमेट्री बाहर निकाल लो तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। यूनिट सेल को देखने का कितना तरीका? 6। पहला एज लेंथ, एज कितने होंगे? ए बी सी माना। दूसरा का इसका एक्सियल एंगल, इसके बीच में बनने वाला एंगल अल्फा बीटा और गामा। सर इसमें वेरिएशन होता है? हाँ, इसी में वेरिएशन के आधार पे क्रिस्टल का निर्माण होता है। पहले हम लोग देख लेंगे यूनिट सेल कितने प्रकार के। सर यूनिट सेल 2 प्रकार के मुख्यतः, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का दूसरा नाम है सिंपल। अगर यूनिट सेल सिर्फ यूनिट सेल में एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से रिप्रेजेंट रहेगा कॉर्नर पर, उसको प्रिमिटिव या सिंपल कहेंगे। कॉर्नर के अलावा और कहीं मौजूद रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड कहेंगे। प्रिमिटिव हो गया सिर्फ कॉर्नर पे मौजूद है। उसका बीसीसी, बीसीसी में कहां मौजूद है? बीच में भी मौजूद है, बॉडी के अंदर भी मौजूद है। एफसीसी में फेसेस पे मौजूद है। हमने आपको होमवर्क दिया है कि कितने कॉर्नर और कितने फेसेस है बताना। ईसीसी में क्या है कि एनी 2 अपोजिट पे मौजूद है। और इन सब को देख करके किसका निर्माण हुआ? क्रिस्टल का। क्या याद रख लिएगा? CTORHMT। होप सो ये क्लास में मजा आया होगा। मजा आया होगा तो चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स आपका खाली रहता है, देखते तो हो जिस तरह से हमने नया नया शुरू किया है उस हिसाब से तो बहुत अच्छा आप लोग देखते भी हो, व्यूज भी अच्छे रहते हैं। आप उसके बाद आप लगातार ईमानदारी से देख भी रहो, मगर 2 शिकायत है, ना आप शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो। बार बार बोलता हूँ, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है बेहतर से बेहतर कंटेंट का। सर क्या आप पूरी सॉलिड स्टेट डिटेल में पढ़ा रहे हैं? नहीं दोस्त, हम आपको पढ़ाएंगे फरवरी के बाद। अभी अपना पहला लक्ष्य है कि बोर्ड अच्छे से अच्छे क्लियर हो जाए। इतना तय है कि इस नोट से पढ़ेंगे तो हो ही नहीं सकता है कि 70 से 70 का एक भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए अगर आप ईमानदारी से पढ़ो। सर क्यों शॉर्ट किया नोट्स को? सर लेक्चर्स को क्यों शॉर्ट किया? क्योंकि बोर्ड के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप वही है कि जो कामयाब वही होता है जिसके पास बहुत नॉलेज होता है। ये मॉडर्न ट्रेडिशन में, मॉडर्न डेज में ये डिफिनेशन खत्म हो गया है। मॉडर्न डेज में वही कामयाब है जिसको एग्जैक्टली सिलेबस का पता हो, एग्जाम्स के पैटर्न का पता हो, पीवाईक्यू देख करके वो अंदाजा लगा पाए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर ये पता चल गया और इसके आधार पर आप तैयारी करते हो, फिर आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।